वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट है 46 यूपी पीएससी के लिए 2021 की टेस्ट सीरीज़ है। कल कोई भी टेस्ट अपलोड नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। आज भी पूरे दिन के बाद ही अपलोड हुआ है, लेकिन महीने के बचे हुए दिनों में कंटिन्यू रहेगा। हर दिन फिर से नहीं होगा ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना। इम्पोर्टेंट होती है एक्सप्लेनेशन, उसको अच्छे से पढ़िएगा। और आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हो गई है 12 दिसंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न जो है अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया गया था, एक प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय साफ साफ इंडिकेट किया गया है। वहाँ मुख्य न्यायाधीश कोई और था, यहाँ वही है जिससे रिलेटेड प्रश्न इस बार यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा था, ठीक है। तो किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? इसका उत्तर क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगले वर्ष 1774 में, ठीक है, बना था ये एक्ट, यही था। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? एक चार्टर था, तीसरा चार्टर, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 87, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पर सेवा के योग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित है? बताइए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। सारे के सारे प्रश्न पॉलिटी के, इससे पहले जो पॉलिटी का टेस्ट था उसी के आगे से है, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका तो आंसर ही दिख गया। तो किसके लिए? क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था अगस्त 1946 में गठित? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। कौन नहीं था? एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत निर्वाचित संविधान सभा से 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ये पूछा जाता है अलग से कि सी राजगोपालाचारी कौन थे, तो शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? खाद्य कृषि मंत्री। जगजीवन राम कौन? श्रम मंत्री। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? किसने कहा था ये? विंस्टन चर्चिल ने नहीं कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं है, एटली भी नहीं है, ये है ग्रेनविले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन शॉर्ट में लिखा रहता है इनको।
तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो प्रश्न आ जाए कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक कौन है? ग्रेनविले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन शॉर्ट में। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। किसका है ये कथन? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग्स। किसका है? आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रस्तुत कथन जो है आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। संविधान सभा में है ये। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति ने भाग लिया था, उनका नाम क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया और इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है। और गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है? पंडित नेहरू। तो संविधान सभा ने देखिए संघ संविधान समिति सहित कई समितियों का गठन किया। कई बार तालिका बनाकर इनका बताया मैंने आंसर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इनको मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को। डीपी खेतान के स्थान पर कौन? कई बार पूछा है प्रश्न। ठीक है। तो देखिए, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनमें नेहरू, पटेल, BN राव या फिर डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है। तो देखिए, सरदार पटेल जो है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों की जो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ठीक है। तथा अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है। तो उप वाला ही पूछ लिया जाता है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से है?
भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है हमने? कनाडा के संविधान से ली है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत का संविधान उदार वस्तुओं से भरा थैला है। बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे देश के संविधान से ग्रहण की है। जैसे कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली है बताइए? न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। बहुत बार पूछा है प्रश्न। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है वैसे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, उनका खंडन कर सकता है। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? धर्म? नहीं। फिर संसद? नहीं। सुप्रीम कोर्ट? ये है संविधान भारत का। ठीक है ना, ये भी उससे रिलेटेड निर्णय देता है ना, इसको ही पढ़ कर देता है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे पॉलिटी के। लक्ष्मीकांत की शुरुआत से ही निकाले गए हैं सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।